अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम मैकेनिकल सेंसर्स को कवर करेंगे जिनमें रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सेंसर्स आ जाते हैं। इनका मकसद क्या होता है? किसी भी मैकेनिकल फिनोमेना को या फिजिकल फिनोमेना को जो कि रियल वर्ल्ड में हो रहा हो, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इंटरप्रेट करना ज़रूरी होता है ताकि हम उस फिनोमेना को किसी तरह से डिजिटल फॉर्म में इंटरप्रेट कर पाए। इसमें डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स होते हैं, स्ट्रेन सेंसर्स हैं, मोशन सेंसर्स हैं, प्रेशर सेंसर्स हैं और फ्लो सेंसर्स हैं। तो ये सेशन डिस्प्लेसमेंट सेंसर के बारे में हो। तो ये सेंसर्स डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन या पोजीशंस को मेजर करते हैं। एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के लिए ये ज़रूरी है कि बहुत सारे वर्क पीसेस जो कि इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं, उनकी प्रिसाइज लोकेशन या पोजीशन को मेजर किया जा सकता हो। मिसाल के तौर पे कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं। जैसा कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, खरीदा हुआ सामान बेल्ट के एक हिस्से पे रखते हैं और वो बेल्ट मूव करके दूसरे हिस्से पे उस सामान को पहुंचा देती है और फिर आप टिल पे जाके उसके लिए पे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट की प्रिसाइज लोकेशन को मालूम करना इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि जैसे ये फिगर में देखा जा सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं इस रोलिंग बेल्ट के ऊपर, इस कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के ऊपर। तो एक रोबोट आर्म हो जो कि इन ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी इस बेल्ट के ऊपर से पिक कर लेता हो और कहीं और प्लेस कर देता हो। तो उस सूरत हाल में हमें ऑब्जेक्ट्स की प्रिसाइज लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद रोलिंग मिल सिस्टम होता है जिसमें रोलर्स को मेटल किसी भी फॉर्म में फीड किया जाता है और उसकी आउटपुट पे मेटल शीट्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो कितना मेटल ट्रांसफॉर्म हो चुका है उसको मालूम करने के लिए भी इस तरह के सेंसर्स दरकार होते हैं। उसके बाद लेवल सेंसर्स हैं। जैसा कि फिगर में देखा जा सकता है कि लिक्विड का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट वैसे वैसे उसके साथ अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो इस मैकेनिकल सिस्टम से हम कन्वर्जेंस करते हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हासिल करते हैं इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे बेस करते हुए। उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके हम ये मालूम करते हैं कि इस टब में इस वक्त कितना लिक्विड भर चुका है और उसके हिसाब से जब ये फुल हो जाता है तो इसका वॉल्व बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पानी इस्तेमाल होता है या लिक्विड जो भी इसके अंदर मौजूद है, और इस्तेमाल होने के बाद जब वो बहुत थोड़ा रह जाता है तो एक सर्टन लेवल को जब वो रीच कर जाता है तो उस टाइम पर फिर से इस वॉल्व को खोल दिया जाता है और ये टैंक दोबारा से लिक्विड से भरना शुरू हो जाता है। तो फिर से ये प्रोसेस सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहता है। पोटेंशियोमीट्रिक या रेजिस्टिव सेंसर्स इस तरह के बहुत सारे फिनोमेनास में यूज होते हैं। तो पोटेंशियोमीट्रिक सेंसर्स रियोस्टैट टाइप के जो पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, जिनमें एक वायर किसी कार्ड के अराउंड रोल कर दी जाती है या एक ऐसे मटेरियल के अराउंड रोल कर दी जाती है जो कि नॉन कंडक्टिंग होता है, और इस वायर को वाइंडिंग की फॉर्म में
हासिल कर लिया जाता है। जैसा कि फिगर में देखा जा सकता है कि इसका एक सिरा जो है उसको नंबर 1 से जाहिर किया गया है और जो दूसरा सिरा है उसको नंबर 2 से जाहिर किया गया। उसके ऊपर एक मूविंग आर्म लगा दिया गया जिसको यहां पर वाइपर कहा गया। ये कंडक्टिंग आर्म होता है, ये वायर को जिस जगह पे टच करता है वहां से हम वायर की रेजिस्टेंस निकालते हैं और उस पॉइंट के ऊपर जहां पे ये वाइपर इस वायर को टच करता है उस पॉइंट से या तो नंबर 1 पॉइंट के दरमियान की रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं या फिर नंबर 2 के दरमियान वो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम इस वाइपर के कनेक्शन को नंबर 3 कह देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के दरमियान भी वेरी करती है और पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के दरमियान भी वेरी करती है। कितना वेरी करती है अब ये डिपेंड करता है कि इसको कितना मूव किया गया मैकेनिकली। तो फर्ज कर लिया जाता है कि इस मैकेनिकल आर्म के साथ एक वर्क पीस अटैच कर दिया जो कि टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो जब वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो ये वाइपर लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, जब वो राइट साइड की तरफ जाएगा तो ये वाइपर राइट साइड की तरफ जाएगा। तो फर्ज किया कि अब ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है और हम पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के दरमियान के रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस सूरत हाल में जूं जूं ये आर्म लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा वैसे वैसे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 के दरमियान रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और जैसे जैसे ये आर्म राइट साइड की तरफ आएगा वैसे वैसे पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के दरमियान की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो जब ये मैक्सिमम एक्सट्रीम राइट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा जो कि पॉइंट नंबर 2 के करीब होगी तो उस टाइम पर पॉइंट नंबर 3 के दरमियान मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी। एक पोटेंशियोमीट्रिक डिस्प्लेसमेंट सेंसर है जिसको इस्तेमाल किया गया है एक वर्क पीस की मोशन को मेजर करने के लिए और वो वर्क पीस मूव कर रहा है 0 से 10 सेंटीमीटर्स के दरमियान और इस हिसाब से जो पोटेंशियोमीट्रिक सेंसर की डिस्प्लेसमेंट बदल रही है उसमें रेजिस्टेंस का जो चेंज है वो 0 से 1 किलो ओम है। तो कहा यह जाता है कि ये 0 से 1 किलो ओम 0 से 10 सेंटीमीटर के हिसाब से लीनियर होना चाहिए, यानी कि जब 0 सेंटीमीटर मूवमेंट हो उस टाइम पर इस पोटेंशियोमीटर की आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए और इसी तरह से जब मैक्सिमम मोशन हो यानी कि 10 सेंटीमीटर्स की तो उस सूरत हाल में इस पोटेंशियोमीट्रिक सेंसर की रेजिस्टेंस 1 किलो ओम होनी चाहिए। लीनियरिटी का यह मतलब हुआ कि दरमियान में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपस में लीनियर होंगी। जैसा कि 5 सेंटीमीटर अगर मोशन होती है तो उस हिसाब से 0.5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर पर अपीयर होनी चाहिए। तो अब कहा यह जाता है कि इसको एक ऐसे सर्किट में लगाएं जिससे इस रेजिस्टेंस को किसी तरह से ट्रांसलेट किया जा सके वोल्टेज की वैल्यूज में, यानी कि इस 0 to 1 किलो ओम की जो वेरिएशन है इसको कन्वर्ट किया जा सके 0 to 10 वोल्ट्स की वेरिएशन में। यानी कि जब 0 किलो ओम हो उस टाइम पर 0 वोल्ट्स कंडीशनिंग सर्किट की आउटपुट पे मिले और जब 1 किलो ओम हो तो उस टाइम पर 10 वोल्ट्स कंडीशनिंग सर्किट की आउटपुट पे मिले और दरमियान वाली कोई वैल्यू हो तो वो उस हिसाब से इस आउटपुट वोल्टेज के ऊपर लीनियरली अवेलेबल हो। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंस है वो इस बात में कि ये लीनियरिटी लूज नहीं होनी चाहिए।
तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि डिवाइडर सर्किट लगा दिया जाए और उस डिवाइडर सर्किट में R2 की जगह पर इस रेजिस्टेंस को या इस पोटेंशियोमीट्रिक सेंसर को अटैच कर दिया जाए और उस हिसाब से R2 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो, यानी VD जो सर्किट की आउटपुट होती है, उसको ऑब्जर्व कर लिया जाए और उसे किसी तरह से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से गुजार के डिजिटल में कन्वर्ट करके अपने उस सिस्टम में इस्तेमाल कर लिया जाए जहां पर इसकी ज़रूरत है। लेकिन यहां पर एक मसला है कि जैसे जैसे R2 बढ़ता है वैसे वैसे VD भी बढ़ता है, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ता। ये एक लॉगरिदमिक टाइप का चेंज जो है VD में वो वाकया होता है विद रिस्पेक्ट टू R2। तो लिहाजा लीनियरिटी यहां पर खत्म हो जाती है। उसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि एक सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को इस्तेमाल कर लिया जाए। चूंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो फीडबैक रेजिस्टर R2 होता है वो V आउट के साथ लीनियर होता है। अगर ये फॉर्मूला देखा जाए तो इसमें V आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R2 के, तो लिहाजा ये सेटिंग इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस सेंसर को, पोटेंशियोमीट्रिक सेंसर को, एक सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के फीडबैक रेजिस्टेंस R2 की जगह पर लगा देते हैं सर्किट में। इस सर्किट के अंदर देखा जा सकता है कि मोशन R 0 to 10 सेंटीमीटर तक मूव करने की सलाहियत रखता है और उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस बदलती है वो 1 किलो ओम। इस रेजिस्टेंस को हमने मेजर किया है सेंसर के पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 के दरमियान। पॉइंट नंबर 2 कनेक्टेड नहीं होगा। तो नेगेटिव साइन को यहां पर खत्म किया जा सकता है अगर नेगेटिव वोल्टेज को इनपुट के तौर पर ले लिया जाए। तो एक बहुत यूजफुल किस्म का डिवाइडर सर्किट यहां पर बनाया जा सकता है जिसके अंदर एक 5.1 वोल्ट्स का जीनर डायोड लगाओ। 5.1 वोल्ट्स यहां पर इसलिए लिए गए हैं कि ये आसानी से मिल जाता है 5.1 वोल्ट्स का जीनर डायोड। तो 5.1 वोल्ट्स का जीनर डायोड जब सर्किट में लगाया जाएगा तो ऑल द टाइम अगर सर्किट की इनपुट 5.1 वोल्ट से बड़ी होगी तो जीनर डायोड के ऊपर 5.1 वोल्ट्स ही ड्रॉप होंगे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो सेंसर की आउटपुट जो कि 0 सेंटीमीटर पे है वो 0 किलो ओम होगी और 0 किलो ओम के हिसाब से अगर ये रेजिस्टेंस R2 की जगह पर लाके इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की V आउट निकाली जाए तो वो 0 वोल्ट्स बनती है। और इसी तरह से 10 सेंटीमीटर जब वर्कपीस की मूवमेंट हो चुकी होगी उस सूरत हाल में सेंसर की आउटपुट पे 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस अपीयर होगी और अगर उसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के V आउट के फॉर्मूला में लगा दिया जाए, इनके 1 किलो ओम 1000 ओम्स डिवाइडेड बाय R1 और जो वोल्ट्स हमने यहां पर जीनर के ऊपर ड्रॉप करने हैं नेगेटिव 5.1। तो नेगेटिव इसलिए लगाया गया है कि यहां पर हमने अस्यूम कर लिया है कि जो इनपुट वोल्टेज इसको प्रोवाइड की जाएगी वो नेगेटिव में होगी। तो यहां पर नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। R1 की वैल्यू 510 ओम्स बनेगी।
और ये सर्किट बनेगा। तो देखा जा सकता है कि इस सर्किट के अंदर R2 की जगह पर सेंसर लगा दिया गया, जिसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 के दरमियान रेजिस्टेंस देखी गई थी, और उसके अलावा जीनर डायोड इनपुट के ऊपर लगाया हुआ है, एक सॉर्ट ऑफ डिवाइडर सर्किट बनाकर, जिस सर्किट की इनपुट के ऊपर नेगेटिव 15 वोल्ट्स दिए गए और 200 की एक रेजिस्टेंस लगा दी गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जीनर के ऊपर हमेशा नेगेटिव 5.1 वोल्ट्स ही ड्रॉप होंगे। ऐसा क्यों होगा? उसकी वजह ये कि और यहां पर जो जीनर लगा हुआ है वो रिवर्स बायस में लगा हुआ है। कैपेसिटिव सेंसर्स को भी उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट्स करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि रेजिस्टिव सेंसर्स को किया जाता है। तो इसके लिए अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन देखी जाए तो वो ये बनती है, यानी कि कैपेसिटेंस बराबर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी कांस्टेंट multiplied by area divided by distance between the parallel plates of the capacitor. यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होता है जिसको कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उतनी ही कैपेसिटर की चार्ज करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। उसके अलावा परमिटिविटी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है। और एरिया प्लेट्स वो एरिया है जो ये प्लेट्स आमने सामने एक दूसरे का फेस करती हैं, और डी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो लेटरल डिस्टेंस है। तो जब मैकेनिकल मोशन को कन्वर्ट करना होगा कैपेसिटेंस की वेरिएशन में, उसको करने के लिए 3 तरीके हैं। एक ये है कि जो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है उसको वेरी किया जाए, कम किया जाए या ज्यादा किया जाए। तो एक प्लेट को किसी वर्क पीस के साथ जोड़ा जा सकता है, मैकेनिकली कपल किया जा सकता है, ताकि जब वो वर्क पीस लेफ्ट की तरफ जाए तो वो प्लेट उसके साथ लेफ्ट की तरफ को चली जाए, और जब वो वर्क पीस राइट की तरफ आए तो वो प्लेट राइट की तरफ को चली जाए। तो उससे ये होगा कि जो दूसरी प्लेट है उसके हिसाब से इस मूविंग प्लेट का डिस्टेंस वेरी होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो ये डिस्टेंस स्मॉल डी फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो डिनोमिनेटर में आता है। इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे डी बढ़ेगा, जैसे जैसे प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे कैपेसिटेंस में कमी आएगी, और जैसे जैसे प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कम होगा कैपेसिटेंस में इजाफा होगा। यानी कि अगर प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी कम है।
जैसा कि इस फिगर में देखा जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि ये जो प्लेट्स आमने सामने एक दूसरे का एरिया फेस कर रही हैं, उस एरिया को बदल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लेट को लेफ्ट राइट मूव करने की बजाय ऊपर और नीचे मूव करने की कैपेबिलिटी दे दी जाए, यानी कि एक प्लेट के साथ वर्क पीस को ऐसे कपल कर दिया जाए कि जब वो वर्क पीस ऊपर या नीचे की तरफ मूव करे तो ये प्लेट भी ऊपर या नीचे की तरफ मूव करे, जिसकी वजह से ये दोनों प्लेट्स जो अब एरिया एक दूसरे के आमने सामने फेस करेंगी वो कम होगा या ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एरिया जो ये प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने फेस कर रही हैं ये कम हो जाता है, उस सूरत हाल में जब इस प्लेट को ऊपर की तरफ मूव किया जाए तो फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो ये एरिया चूंकि कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस लिहाज से इसमें कमी की वजह से कैपेसिटेंस में भी कमी आएगी, यानी कि कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। और जब ये एरिया ज्यादा होगा, यानी कि प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने ज्यादा एरिया फेस करेंगी, यानी कि जब इस प्लेट को नीचे की तरफ मूव किया जाएगा तो उस सूरत में कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा तीसरा तरीका यह है कैपेसिटेंस को वेरी करने का कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बदला जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर होती है तो K1 के बराबर होता है, लेकिन अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई ऐसा मटेरियल रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा है, तो उस सूरत हाल में चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि K के साथ कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि यह देखा जा सकता है, एक कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, यानी कि एक कैपेसिटर है जो कि ऐसा बना हुआ है कि जिसके अंदर दो सिलेंडर्स हैं। एक आउटर सिलेंडर है जिसका डायामीटर एक इनर सिलेंडर से ज्यादा है। तो अब चूंकि इनर सिलेंडर का डायामीटर आउटर सिलेंडर से कम है, तो लिहाजा जब इनर सिलेंडर को आउटर सिलेंडर के अंदर स्लाइड करके रख दिया जाएगा तो इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग होगी, थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। ये वो डिस्टेंस होगा जिसको हमने पिछले फॉर्मूले में स्मॉल डी से जाहिर किया था, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इन दोनों सिलेंडर्स के दरमियान एयर मौजूद होगी तो उस टाइम पर डाइलेक्ट्रिक करंट 1 होगा, और जब कोई और मटेरियल इसके अंदर फिल कर दिया जाएगा, जैसा कि इस एग्जांपल में देखा जा सकता है, इसको वाटर टैंक में रखा हुआ है, तो अगर इसके अंदर पानी भर दिया जाता है तो अब उस स्पेसिंग में जो कि इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर है उसमें पानी भर जाएगा। तो पानी भरने की वजह से पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चूंकि 1 से बड़ा होता है, तो अब चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और इसी तरह जैसे जैसे आप पानी भरते जाएंगे, इसको फिल करते जाएंगे, तो जब ये पूरा पानी से भर जाएगा तो उस टाइम पर जो इसकी कैपेसिटेंस होगी वो मैक्सिमम होगी, और जब इसके अंदर बिल्कुल पानी मौजूद नहीं होगा, जब एयर होगी, उस सूरत हाल में इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो मिनिमम होगी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक K इक्वल्स 1। इस एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में एक
कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, जिसके अंदर किया कुछ यूं गया है कि जो इनर सिलेंडर है उसको फिक्स रखा गया है एक जगह पर, और जो आउटर सिलेंडर है वो मूवेबल है, यानी कि वो उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है अप एंड डाउन। तो कहा यह गया है कि इनके दरमियान एक जो प्लास्टिक का डाइलेक्ट्रिक रखा गया है उसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 है, और जो रेडियस है एक सिलेंडर का वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस यहां पर जो है ये आर, ये जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ये आउटर सिलेंडर का दिया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो इनर सिलेंडर के साथ उसका जो डिस्टेंस बनता है वो 1 मिलीमीटर है, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर्ड विद 2.5 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इनर सिलेंडर का रेडियस है वो 2.4 सेंटीमीटर्स है। तो इन दोनों का हम एवरेज लेकर इस फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2.5 और 2.4 का। लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में लगा दें तो जो अप्रोक्सीमेट कैपेसिटेंस आएगी वो उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये कहा जाता है कि इस कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट की सेंसिटिविटी बताएं, यानी कि जो इसकी कैपेसिटेंस है वो कितनी सेंसिटिव होगी एज कंपेयर्ड विद जो डिस्टेंस है जो कि आप इसको मूव करवा रहे हैं ऊपर या नीचे, या जो डिस्प्लेसमेंट है जो आप इसको मूव करवा रहे हैं ऊपर या नीचे। तो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज कॉज करेगी इन कैपेसिटेंस। तो इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस बराबर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ए बाय डी। तो अगर एक सिलेंडर का सरफेस एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए उस सिलेंडर के सरफेसेस देखे जाते हैं, जैसे कि इस एनिमेटेड फिगर में देखा जा सकता है कि ये जो सिलेंडर है कुछ ऐसे अस्यूम कर लिया जाए कि इसकी जो रोल हुई हुई सरफेस है वो एक शीट है, एक मेटल की शीट है, जिसको सीधा कर लिया जाए तो उसकी एक सर्टेन हाइट बनती है और उसकी एक सर्टेन लेंथ बनती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस शीट का एरिया हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी कि h मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r, जो कि लेंथ बनती है इसकी। तो 2 पाई r किस तरह से लेंथ बनती है आप देख सकते हैं कि जब ये सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में था तो ये ऊपर वाली सतह जो है ये एक सर्कल बनाती है, तो इस लिहाज से उसका रेडियस r है, तो सर्कमफेरेंस 2 पाई r हुआ। तो जब उसको शीट बना लिया गया तो वही सर्कमफेरेंस उसकी लेंथ बन गई। उसके अलावा ये तो एक सरफेस एरिया हमें मिल गया, दो और सरफेसेस मौजूद होते हैं आमतौर पे एक सिलेंडर के, यानी कि एक ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल। यानी कि आप समझ लें कि इसके जो दो ढकने होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जो कि यहां पर एग्जिस्ट नहीं करते। तो लिहाजा उनका जो एरिया है वो इस सरफेस के अंदर हम शामिल करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है एरिया का h मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, ये इस फॉर्मूले में आएगा।
तो ये वो एरिया है जो ये दोनों सिलेंडर्स एक दूसरे के आमने सामने फेस कर रहे हैं। तो 2 पाई आर एच एरिया की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया और बाकी फॉर्मूला उसी तरह से रहेगा। उसके अलावा सवाल में यह भी पूछा जाता है कि जब इसकी हाइट वेरी करे फ्रॉम 1 to 2 सेंटीमीटर, तो उस सूरत में बताएं कि कैपेसिटेंस वेरी करेगी, यानी कैपेसिटेंस का मिनिमम और मैक्सिमम बताएं। तो पहले हम इसकी सेंसिटिविटी निकालते हैं कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के चेंज के हिसाब से कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा, यानी कि चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम यह बात करते हैं कि चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? इस सिलेंडर की हाइट की डायरेक्शन में हो रही है। उसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट निकालना चाहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम इसका अगर डेरिवेटिव ले लें तो वो ये सेम चीज हमें बताएगा, यानी कि स्मॉल चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन हाइट, यानी कि dc by dh। तो अगर दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव लिया जाए उस सूरत हाल में k एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r ओवर d कांस्टेंट्स हैं, तो ये इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे। और dh बाय dh, तो h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h ये 1 होता है, तो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा h और बाकी सारी चीजें उसी तरह इस फॉर्मूले में रहेंगी, यानी कि k एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r डिवाइडेड बाय d। तो ये वो स्मॉल चेंज इन कैपेसिटेंस है जो कि 1 मीटर चेंज इन हाइट के हिसाब से वाक़या होगा इस सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट के अंदर। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे लिए नोन हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 था, परमिटिविटी 8.85 पिकोफैरेड पर मीटर, और उसके अलावा 2 पाई और r है जिसको हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और उसके अलावा जो 1 मिलीमीटर की सेपरेशन थी बिटवीन द टू सर्फेसेस ऑफ सिलेंडर्स, यानी कि एक इनर सिलेंडर का जो सर्फेस, एक जो आउटर सिलेंडर का सर्फेस है, उनके दरमियान का डिस्टेंस जो कि 1 मिलीमीटर बनता था, यानी कि 10 टू द पावर -3 मीटर्स। चूंकि सवाल में हमसे ये पूछा गया था कि पिकोफैरेड पर मीटर में इसको निकालें, तो लिहाजा ये सारी वैल्यूज मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी था। यहां से देखा जाए तो 1 मीटर हाइट में अगर चेंज आएगा तो उसके हिसाब से कैपेसिटेंस में 3475 पिकोफैरेड का चेंज आएगा। तो ये तो का एक पार्ट था जो कि हमने निकाल लिया। उसके अलावा सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें यह कहा गया था कि अगर हाइट 1 से 2 सेंटीमीटर के दरमियान वेरी करती है तो कैपेसिटेंस किस हिसाब से वेरी करेगी। तो सिंपल है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लेकर सारी नोन वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें और मिनिमम कैपेसिटेंस निकालने के लिए हाइट को 1 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करें। तो इस हिसाब से जो मिनिमम कैपेसिटेंस बनती है वो 34.75 पिकोफैरेड बनती है।
और इसी तरह से मैक्सिमम कैपेसिटेंस निकालने के लिए हाइट को 2 सेंटीमीटर्स सब्स्टिट्यूट करें इस फॉर्मूले में, तो कैपेसिटेंस 69.5 पिकोफैरेड बनती है। लेवल सेंसर्स को सॉलिड्स या लिक्विड्स के लेवल मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट्स होती हैं जो कि वाटर टैंक्स में पाई जाती हैं या फ्यूल टैंक्स में भी पाई जाती हैं, जैसे कि गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल टैंक्स होते हैं उनमें ये सिस्टम लगे होते हैं। एक फ्लोटिंग बॉल होता है, जैसे जैसे फ्यूल का लेवल बढ़ता जाता है ये फ्लोटिंग बॉल सतह के ऊपर रहते हुए उसके साथ साथ ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आने से इसकी मैकेनिकल पोजीशन में चेंज आता है। उस मैकेनिकल पोजीशन को किसी भी फिनोमेना को यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर रेजिस्टिव सेंसर भी लगाए जा सकते हैं, कैपेसिटिव भी लगाए जा सकते हैं। तो गाड़ियों के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ होता है उसमें यहां पर रेजिस्टिव सेंसर लगाया होता है, यानी कि जूं जूं ये बॉल फ्लोट करके ऊपर या नीचे की तरफ जाता है वैसे वैसे एक रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच हुई होती है जो कि कम या ज्यादा होती है। उस रेजिस्टेंस को आमतौर पर वोल्टेज डिवाइडर की फॉर्म में लगाया होता है और वहां से फिर वोल्टेज को गाड़ी के मीटर में किसी तरह से इंटरप्रेट कर लिया जाता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जैसे कि अभी आपने ये कंसेंट्रिक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, उस तरह की अरेंजमेंट लगाई जा सकती है। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक अरेंजमेंट लगाई जा सकती है कि एक सेंसर किसी भी टब के टॉप पे लगा दिया जाए और अल्ट्रासोनिक की एक वेव ट्रांसमिट की जाए जो कि उस लिक्विड की सतह से टकराकर वापस आए और एक अल्ट्रासोनिक रिसीवर के ऊपर रिसीव हो जाए। तो जितना टाइम उस वेव को ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होने के बाद लिक्विड की सतह से टकरा के रिसीवर तक वापस पहुंचने में लगेगा, वो टाइम ये बताएगा कि इस लिक्विड का लेवल कितना है। अगर इस लिक्विड का लेवल ज्यादा होगा तो ये टाइम कम होगा, अगर इस लिक्विड का लेवल कम होगा तो ये टाइम ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो फिगर नंबर बी में आप देख सकते हैं कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर अब टब के नीचे लगाया गया, यानी कि लिक्विड के अंदर लगाया गया। तो इस सूरत हाल में भी जो लिक्विड की सतह बनेगी, ट्रांसमीटर से निकला हुआ सिग्नल उसको टकराकर वापस आएगा रिसीवर तक। तो आपने देखा कि अल्ट्रासोनिक के सिग्नल्स जो हैं वो किस तरह से पानी की या लिक्विड की सतह से टकराकर वापस आने की सलाहियत रखते हैं। तो आमतौर पर जब इन सिग्नल्स को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में या एक इंटरफेस के ऊपर से गुजारा जाए तो उस सूरत हाल में ये रेजिस्ट करते हैं उस इंटरफेस से क्रॉस करने को, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को रेजिस्ट करते हैं। तो ज्यादातर वेव जो होती है वो टकराकर वापस आ जाती है। इस फिनोमेना को यहां पे यूज किया गया है। तो यहां पर एक कंसेंट्रिक सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट है जिसमें इथाइल अल्कोहल भरा हुआ है और उसको मेजर करना चाहते हैं 0 से 5 मीटर के दरमियान।
इथाइल अल्कोहल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 26 है और एयर का हम जानते हैं कि 1 है। जो सिलेंडर्स के दरमियान का डिस्टेंस है यानी इनर और आउटर सिलेंडर के दरमियान वो 0.5 सेंटीमीटर है और जो प्लेट्स का एरिया है वो 2πr/L है या h ले सकते हैं जिस तरह कन्वीनियंट हो। और r यहां पर जो कि रेडियस है जिसको एवरेज रेडियस की फॉर्म में यहां पर दे दिया गया है 5.75 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से जो लेंथ है सिलेंडर्स की वो 0 से 5 मीटर्स के दरमियान होगी जिसके ऊपर हम इथाइल अल्कोहल को मेजर करना चाहते हैं। तो अब ये कहा गया है कि 0 से 5 मीटर्स के दरमियान जो कैपेसिटेंस की वेरिएशन है वो बताएं। तो एक मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें करना क्या होगा कि मिनिमम कैपेसिटेंस को ऑब्जर्व करना होगा कि वो किस टाइम पर होती है और मैक्सिमम कैपेसिटेंस इस अरेंजमेंट की किस टाइम पे होती है। तो मिनिमम कैपेसिटेंस इस सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट की उस टाइम पर होगी जब इसके अंदर इथाइल अल्कोहल मौजूद नहीं होगा। जब इस टब में इथाइल अल्कोहल मौजूद नहीं होगा यानी कि उसका लेवल 0 मीटर्स होगा तो उस सूरत हाल में इनर और आउटर सिलेंडर के दरमियान का जो गैप है उसके अंदर इथाइल अल्कोहल की बजाय एयर होगी। तो जो कैपेसिटेंस निकलेगी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 1 के साथ निकलेगी। और इसी तरह से जब इसके अंदर इथाइल अल्कोहल को पूरा भर दिया जाएगा ऊपर तक तो उस सूरत हाल में इनर और आउटर सिलेंडर के दरमियान का जो गैप होगा उसके अंदर अब एयर नहीं बल्कि इथाइल अल्कोहल मौजूद होगा। तो जिसकी वजह से अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 26 फॉर्मूले में लगाया जाएगा। बाकी लवाजमात उसी तरह से सेम रहेंगे। तो देखा जाए तो इस हिसाब से जब ये टैंक खाली होगा उसके मुकाबले में जब ये टैंक पूरी तरह से इथाइल अल्कोहल से फिल्ड होगा तो इसकी कैपेसिटेंस 26 गुना हो जाएगी यानी 26 टाइम्स हो जाएगी जितना पहले थी। तो नो अल्कोहल का मतलब कि स्पेस बिटवीन सिलेंडर्स जो है वो खाली है, उसके दरमियान एयर है। और फुल अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि जो स्पेस बिटवीन सिलेंडर्स है उसके अंदर इथाइल अल्कोहल भर दिया गया। कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। तो कैपेसिटेंस विद नो अल्कोहल जहां पर K = 1 लगाया जाएगा तो वो मिनिमम कैपेसिटेंस आपको देगी जो कि 3196 पिकोफैरेड बनती। और उसके बाद जब K = 26 लगाया जाएगा इस फॉर्मूले में और हाइट को 5 मीटर्स ही रखा जाएगा तो उस सूरत हाल में मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिल जाएगी जो कि 83096 पिकोफैरेड। तो C मैक्स C मिनिमम का 26 टाइम्स होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हाइट या जो लेंथ फिक्स्ड रखी गई है 5 मीटर्स वो क्यों रखी गई? क्योंकि जो प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने एरिया फेस कर रही हैं वो एरिया नहीं बदल रहा यानी प्लेट्स मूव नहीं कर रही। इसका मतलब है कि वो 5 मीटर्स की जो हाइट है या जो लेंथ है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी यानी कि वो जीरो नहीं होगी कभी भी।
तो एक्चुअल में अगर इथाइल अल्कोहल का लेवल 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब सिंपली डाइलेक्ट्रिक की जगह पर एयर है, और अब अगर एल्कोहल का लेवल फुल हो जाता है तो उसका यह मतलब है कि सिंपली अब डाइलेक्ट्रिक की जगह पर अल्कोहल है। तो जिस तरह से कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाता है किसी वर्क पीस की टू एंड फ्रो मूवमेंट को मालूम करने के लिए, उसी तरह से इंडक्टिव सेंसर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक परमिएबल कोर होता है जिसकी टू एंड फ्रो मूवमेंट इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको बदलती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से उसकी स्ट्रेंथ बदलती है और उसका फ्लक्स बदलता है। और एक एसी ब्रिज को इसके साथ लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है यह मालूम करने के लिए कि कितनी बिजली ये किसी और कॉइल में इंड्यूस कर सकती है। तो फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और इसी तरह से जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट के ऊपर। इंडक्शन पे बेस करता हुआ सेंसर वेरिएबल रिलक्टेंस सेंसर कहलाता है। दो या दो से ज्यादा कॉइल्स की रिलेटिव मूवमेंट्स फ्लक्स की कपलिंग में चेंज लेकर आती हैं, जिसकी वजह से इंड्यूस होने वाली बिजली कम या ज्यादा होती है। इसको यूज किया जाता है ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन को मेजर करने के लिए। इसकी एक स्पेशल टाइप है जिसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, यानी कि एलवीडीटी। एलवीडीटी की 3 कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल 1 और एक सेकेंडरी कॉइल 2। प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स प्रोवाइड की जाती है। चूंकि कॉइल 1 और कॉइल 2 में हमने वोल्टेज को इंड्यूस करना है तो इसके लिए एक ऐसा वोल्टेज सोर्स चाहिए जिसका करंट वेरी करता हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स एसी वोल्टेज सोर्स होता है। तो लिहाजा कॉइल 1 और 2 में एसी वोल्टेजेस को इंड्यूस किया जाएगा। कॉइल 1 और कॉइल 2 को सीरीज ऑपोजिशन में लगाया जाएगा, यानी कि इनको सीरीज में कुछ ऐसे लगाया जाएगा कि इनमें पैदा होने वाले करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। यानी जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में कनेक्टेड होंगे वहां पर 2 करंट्स आकर कोलाइड करेंगे और करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में करंट ज्यादा होगा। जब कोर मिडल में होगा, जो कि यहां पर डॉटेड लाइन से जाहिर किया गया, आप देख सकते हैं फिगर में, बिल्कुल ये कोर प्राइमरी कॉइल के नीचे है। उस टाइम पर इन दोनों कॉइल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, यानी कि एक ही जितना वोल्टेज इंड्यूस करेंगी ये दोनों कॉइल्स। ऑन द अदर हैंड, अगर ये कोर मूव करके लेफ्ट की तरफ आ जाता है तो ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल 1 में और कम वोल्टेज इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल 2 में, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है यहां पर नेगेटिव में चला गया तो एक सर्टेन डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ गया। उसके अलावा जब ये कोर मूव करके राइट साइड पे चला जाएगा तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज एक सर्टेन डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। तो देखा जा सकता है कि मीन पोजीशन जो कि कोर की उस वक्त है जब कोर कंप्लीटली प्राइमरी कॉइल के नीचे है और इक्वल वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहे हैं सेकेंडरी कॉइल 1 और सेकेंडरी कॉइल 2 में। तो लिहाजा सीरीज ऑपोजिशन में होने की वजह से इस मिडिल पॉइंट के ऊपर चूंकि दोनों कॉइल्स में सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो
जो नेट रिजल्ट होगा करंट के मूव करने का वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से जो ऑपोजिट करंट्स आ रहे हैं वो सेम हैं, उनकी मिकदार, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो लिहाजा नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो होगा। तो जब ये एक तरफ को मूव कर जाएगा तो उस टाइम पर एक कॉइल का करंट ज्यादा होगा, दूसरी का कम होगा, तो लिहाजा करंट एक डायरेक्शन में मूव करेगा, नेट वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मीन पोजीशन है उसको प्राइमरी कॉइल के बिल्कुल नीचे रखा गया है, तो जिसको हम जीरो डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। एलवीडीटी की डिस्प्लेसमेंट और आउटपुट वोल्टेज का लीनियर रिलेशनशिप होता है, यानी कि कोर जैसे जैसे मूव करता है उसके हिसाब से जैसे जैसे वोल्टेज बदलती है वो एक लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म करती है। तो इस एग्जाम्पल में एक एलवीडीटी दिया गया जिसकी मोशन की रेंज जो है वो -1.5 सेंटीमीटर से लेकर +1.5 सेंटीमीटर के दरमियान है, और उसके ट्रांसफर फंक्शन 23.8 मिली वोल्ट पर मिलीमीटर दे दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब डिस्प्लेसमेंट 1 मिलीमीटर होगी तो उस टाइम पे एलवीडीटी की आउटपुट वोल्टेज में 23.8 मिली वोल्ट की कमी या इजाफा होगा। साथ में यह बताया गया कि इसके अंदर एक लीनियरिटी एरर है 0.3% का, यानी कि लीनियरिटी जो है वो एक्यूरेटली यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि उसके अंदर 0.3% का एरर है, जो कि बहुत थोड़ा एरर है। इस न्यूमेरिकल के एंड पर आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि इस एरर के साथ इस डिस्प्लेसमेंट की जो इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर कितना फर्क आएगा। तो कहा जाता है कि इसको इस्तेमाल किया गया है एक वर्क पीस की मोशन को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि -1.2 से +1.4 सेंटीमीटर के दरमियान है, और कहा जाता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट वोल्टेज जो बनती है इन डिस्प्लेसमेंट्स या पोजीशंस के ऊपर उन्हें मालूम करें। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो अनसर्टेनिटी है इस लीनियरिटी एरर की वजह से, उसके हिसाब से जो पोजीशन इंटरप्रिटेशन के अंदर एरर आ सकता है वो बताएं। तो ट्रांसफर फंक्शन 23.8 मिली वोल्ट पर मिलीमीटर को इस्तेमाल करते हुए -1.2 और +1.4 सेंटीमीटर के ऊपर आउटपुट वोल्टेज बासानी निकाली जा सकती है। तो -1.2 सेंटीमीटर के ऊपर जो वोल्टेज बनती है वो -1.2 को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद, यानी कि -12 मिलीमीटर को 23.8 मिलीवोल्ट पर मिलीमीटर, यानी कि उसके ट्रांसफर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगी -285.6 मिलीवोल्ट। इसी तरह से जो 1.4 सेंटीमीटर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट करते हुए मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद 14 मिलीमीटर, और उसके बाद उसको ट्रांसफर फंक्शन यानी 23.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो 333 मिलीवोल्ट्स बनती है। इसका यह मतलब है कि जब वर्क पीस -1.2 सेंटीमीटर के ऊपर पहुंचेगा तो एलवीडीटी की आउटपुट -285.6 मिलीवोल्ट होगी, और जब वर्क पीस +1.4 सेंटीमीटर के ऊपर पहुंचेगा तो उस टाइम पर एलवीडीटी की आउटपुट 333 मिलीवोल्ट होगी। तो जो पॉसिबल एरर है 0.3% की वजह से, वो अब हम अगर देखना चाहें तो ये 0.3% का एरर हमें ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर अगर 0.003 यानी कि 3% का एरर आता है तो
ट्रांसफर फंक्शन को अगर इस वैल्यू से, इस एरर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एरर आ जाएगा जो कि इस ट्रांसफर फंक्शन में पॉसिबली पैदा हो सकता है। तो यहां पर 3% 0.003 को 23.8 मिलीवोल्ट्स पर मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 0.0714 मिलीवोल्ट्स पर मिलीमीटर बना, जिसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसफर फंक्शन अब 23.8 माइनस 0.0714 से 23.8 प्लस 0.0714 के दरमियान हो सकता है। यानी कि अब कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं है ड्यू टू दिस एरर जो कि 3% है, बल्कि इस रेंज में लाया करेगा जो कि 23.8 माइनस 0.0714 और 23.8 प्लस 0.0714 के दरमियान की है। नेगेटिव 1.2 सेंटीमीटर्स और पॉजिटिव 1.4 सेंटीमीटर्स के ऊपर जो वोल्टेजेस हमने निकाली ट्रांसफर फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, जो कि फिक्स ट्रांसफर फंक्शन था, अब वो वोल्टेजेस एग्जैक्टली नेगेटिव 1.2 सेंटीमीटर्स और पॉजिटिव 1.4 सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, बल्कि एक अनसर्टेनिटी पाई जाएगी जिसकी वजह से अब वो वोल्टेज की वैल्यूज एक रेंज ऑफ पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे नेगेटिव 285.6 मिलीवोल्ट्स मिला नेगेटिव 1.2 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो अब अगर इस अनसर्टेनिटी के साथ देखा जाए तो जब नेगेटिव 285.6 मिलीवोल्ट्स हमें मिलेंगे सर्किट के आउटपुट पे, तो अगर इस वोल्टेज की वैल्यू को ट्रांसफर फंक्शन से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास डिस्टेंस आना चाहिए। तो अब चूंकि एक ट्रांसफर फंक्शन तो है नहीं, अब दो ट्रांसफर फंक्शन है, यानी ट्रांसफर फंक्शन अब 23.8 माइनस 0.0714 से 23.8 प्लस 0.0714 के दरमियान हो सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज जो बनेगी, यानी जो रिजल्टेंट डिस्टेंस की रेंज बनेगी, अब वो नेगेटिव 285.6 को इन दोनों वैल्यू से डिवाइड करने के बाद बनेगी। तो पहले हमने नेगेटिव 285.6 को 23.8 माइनस 0.0714 से डिवाइड किया तो नेगेटिव 1.2036 सेंटीमीटर बना, और उसके बाद हमने नेगेटिव 285.6 को 23.8 प्लस 0.0714 से डिवाइड किया तो नेगेटिव 1.1964 सेंटीमीटर बना। तो लिहाजा अब जब एलवीडीटी के आउटपुट पे नेगेटिव 285.6 मिलीवोल्ट्स मिल रहे होंगे तो इसका मतलब यह होगा कि वर्क पीस नेगेटिव 1.1964 से नेगेटिव 1.206 सेंटीमीटर के दरमियान किसी भी जगह पर पड़ा हुआ है। और इसी तरह से जब पॉजिटिव 333 मिलीवोल्ट्स हमें मिल रहे होंगे, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी जो हमने एक ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से 1.4 सेंटीमीटर के ऊपर निकाली थी, तो इसमें भी अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। इसको भी ट्रांसफर फंक्शन की उन दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करके हम वो रेंज निकालेंगे जिस रेंज के दरमियान कोई भी वैल्यू 333 मिलीवोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो यहां पर 333 मिलीवोल्ट्स को 23.8 माइनस 0.0714 से डिवाइड किया तो 1.40329 सेंटीमीटर बना, और जब 333 को डिवाइड किया 23.8 प्लस 0.0714 से तो वो 1.39506 सेंटीमीटर बना। तो इसका मतलब ये कि अब जब एलवीडीटी की आउटपुट 333 मिलीवोल्ट्स होगी तो उस टाइम पर जो वर्क पीस है वो 1.39506 सेंटीमीटर से 1.40329 सेंटीमीटर के दरमियान किसी भी जगह पर हो सकता है। तो बेसिकली ये वो एरर है जो कि हमें मिल सकता है ड्यू टू द अनसर्टेनिटी, जो कि हमें बताई गई कि 3%।
0.3% है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एरर जो है ये बहुत कम है, यानी कि अगर 1.236 को देखा जाए, -1.2036 को, तो वो -1.2 सेंटीमीटर के बहुत करीब है। इसी तरह से -1.1964 भी -1.2 सेंटीमीटर के बहुत करीब है। तो ये 0.3% का एरर जो है ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। इसी तरह से 1.4 सेंटीमीटर के हिसाब से जो अब हमें रीडिंग्स मिल रही हैं, जो अनसर्टेनिटी मिल रही है, वो 1.40329 और 1.39506 है, जो कि 1.4 के बहुत करीब है, कुछ सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। तो इस सारी बात से एलवीडीटी की रोबस्टनेस का और इसकी प्रिसीजन एक्यूरेसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन के दरमियान पूछ सकते हैं, और उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछे जा सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।